कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक इतने बड़े देश के हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये देश एक कानून से चले। तीसरे टर्म में हो जाएगा, तीसरे टर्म में हो जाएगा एक टारगेट। देखिए जी, मुझे ना टीआरपी बनानी है ना मैं ज्योतिषी हूं, तो ये तो जनता को ही तय करने दीजिए आप। मैंने रोड मैप मेरी पार्टी का जो है वो बताया है। क्या आपको लगता है, एक फॉलो अप सवाल, कि इंडिया कैन नॉट बी ट्रूली सेक्युलर विदाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर हम सेक्युलर देश हैं, असली सेक्युलरिज्म तो तभी होगी व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर गवर्न्ड बाय वन लॉ। क्या आप मानेंगे कि हम सेक्युलर तभी बन सकते हैं पूरी तरह से जब एक कानून बने सबके लिए? कानून के आधार पर कोई देश पंथ निरपेक्ष नहीं बन सकता। देश की जनता ही पंथ निरपेक्ष। हम सालों से पंथ निरपेक्ष रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म हमेशा राज्य का विषय नहीं रहा है, धर्म व्यक्ति का विषय रहा है, और धर्म व्यक्ति को बड़ा बनाने की दिशा में ले जाता है। ये कभी राज्य का विषय हजारों साल से भारत में नहीं रहा है। ये हमें क्या पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे? हम हजारों सालों से इसी तरह से जी रहे। परंतु डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर पूरे देश के लिए कानून होना बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूं कि ये जितना हो सके उतना जल्द हो जाना चाहिए। मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन करता हूं आपने जो कहा, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ जो इंटरव्यू की थी 370 हटाने के पहले कई बार मैं पूछता था, और इसी फोर्स, इसी पैशन और इसी स्टाइल से वो कहते थे कि हम पूरी तरह से कमिटेड है। और मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी कि जिस सुबह 370 और 35A को अबॉलिश की गई, उस सुबह तक लोग कह रहे थे कभी नहीं हो सकता है, कश्मीर जल जाएगा। मुझे आज लग रहा है आप उसी फोर्स और पैशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं, और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अर्णव बाबू का इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मुझे देखिए अमित शाह जी, देखिए मैं थोड़ा इनफॉर्मली आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप तो सरकार के बिल्कुल अंदर हैं, आप सरकार चलाते हैं, बाहर के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा चेंज हो सकता है। और आपकी क्लिप जो अभी हमने प्ले की, जो वायरल हुई और अभी तक वायरल है, आपको पता है, वो पाकिस्तान वाली क्लिप की, वो ये किसी ने विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है चेंज तो आप ला सकते हैं, एंड आई थिंक यू विल ब्रिंग द चेंज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। चले, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में, गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है, और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने। प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले CAA लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे, और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो। देखिए, CAA कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे UCC जी संविधान सभा का वादा था, इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा।
इस वादे पर सभी लोग वहां रहे, जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, जी। उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदलने के लिए भारत की शरण में आए, और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित, मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है जी। कि वो कहां जाए, कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे, जी हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करें। इतनी खुलकर बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं सरकार मीडिया से बात नहीं करती, बहुत एक एक न्यूज पॉइंट हमें मिल रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। तो अमित शाह जी, आप बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बहुत खुलकर बात कर रहे हैं, और ये इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। अमित शाह जी, ये देश में बंटवारे की राजनीति पर सवाल है, ये बहुत डिबेट हो रहा है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हमारा स्लोगन है, वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट, मगर देश में उत्तर दक्षिण की राजनीति हो जाती है, कोई चुनाव के बाद बांटने की राजनीति हो जाती है, सनातन धर्म और हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है, और राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये ट्रेंड क्यों बन गई है? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो इस बार भी हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो के बैनर के तहत भारत तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, इतनी पुरानी पार्टी, उनका कोई प्रमुख नेता कहता है हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, सांप सूंघ गया है ऐसे चुप रहती है। मुझे तो आश्चर्य हो गया है ये पार्टी को क्या हो गया है। इनके एलाई पानी पी पी कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोकती भी नहीं है, ना मादा है, ना हिम्मत है, ना इच्छा है, और यात्रा लेकर निकलते हैं भारत जोड़ो की। देश की जनता ढंग से समझ ले, इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करने का, एपीसमेंट कर कर सत्ता प्राप्त करने का। वो भारत को एक नहीं रख सकते। भारत को एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। और मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात करी है, जिन लोगों ने विश्व के सबसे पुराने धर्म के, जी, पुरानी संस्कृति को और पुरानी परंपराओं को अपमानित करने की बात की है, इनको देश की जनता को पहचान लेने की भी जरूरत है और दंडित करने की भी जरूरत है। आने वाले चुनाव में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता अगर हिम्मत है तो इनके भारत तोड़ो की ये सारी घटनाओं का रिपीटेशन चुनावी मंच पर से करें। वो कोई नेता के मुंह से कुछ निकल गया इसका खंडन भी नहीं करते, पार्टी को अपने आप से अलग नहीं करते हैं। इसका मतलब आपकी पार्टी का एजेंडा ही ये है, आपकी पार्टी का उद्देश्य ही है, और ओबीसी के लिए तो बोलने का कांग्रेस पार्टी को अधिकार ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा अन्याय किया है।